बात करेंगे पहाड़ की, मौसम की और मौसम की भयावह मार की, जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे का दिल कांप जाए। बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में भयंकर लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। तवा घाट लिपुलेख हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड में एक मजदूर की जान गई है, 6 घायल हुए हैं। और ये वीडियो उस लैंडस्लाइड का है जब पहाड़ दरका तो कैसे वहां पर हाहाकार मच गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तवा घाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नजंग के पास, वहां पर ये तस्वीरें आई हैं। और उस वक्त बीआरओ के मजदूर एक दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी उनके ऊपर पत्थर और मिट्टी का मलबा गिर गया और ये इतनी तेजी से गिरा कि किसी को संभलने और भागने का मौका नहीं मिला। लैंडस्लाइड में नेपाल निवासी एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई और 6 मजदूर घायल हुए, जिनका रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तवा घाट लिपुलेख जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। नेपाल की जो सीमा है उसके बेहद करीब है ये इलाका, और यहां पर ये घटना सामने हुई है। और उसके बाद किस तरीके का मंजर बना वो आप देखिए, किस तरीके से चीख पुकार मच गई। हालांकि ये इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि किसी को भागने या संभलने का मौका यहां से नहीं मिल पाया। सब उधर थे, भाग गए। बच गए। वो भाभी भाग गई। वो देख अभी निकले। ये पत्थर जो सपोर्ट लगा। अरे यार क्या, अरे चले जाओ उधर, भाग जाओ, पीछे माता भाई। भाभी भाभी भाग जाओ उधर, भाग जाओ। दुकान बाद में देखना, भागो अभी। निकल गए। वो निकले। जल्दी भागो। ये कौन है यहाँ पे? पूरी टीना फीना सब खत्म कर दिया तो रे यहाँ का। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लैंडस्लाइड हुआ है और कितनी भयावह तस्वीरें हैं। देखते ही देखते वहां का पूरा मंजर बदल गया। और ये तवा घाट लिपुलेख जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। एक मजदूर की मौत हुई और आप देखिए किस तरीके से जो लोग वहां पर मौजूद थे वो लगातार उन लोगों को आगाह कर रहे थे। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ, ये लोग चाय की दुकान में चाय पी रहे थे और देखते ही देखते जिस तरीके से ये पहाड़ दरका, उसके बाद इन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिल पाया। अरे यार क्या, अरे चले जाओ उधर, भाग जाओ, पीछे माता भाई। भाभी भाग जाओ उधर, भाग जाओ। दुकान बाद में देखना, भागो अभी। निकल गए। वो निकले। पहाड़ पर सफेद तांडव भारी पड़ गया है और जिंदगी बचाने के लिए जंग जारी है। उत्तराखंड के चमोली में आए एवलांच में फंसे 54 में से 50 मजदूर बाहर निकाल लिए गए, लेकिन 4 मजदूर अभी कहां हैं ये किसी को पता नहीं। उनकी तलाश चल रही है। राहत बचाव की टीम जुटी है, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी अभी वो नहीं मिले हैं। अब दिल्ली से हाईटेक मशीन मंगाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि नई मशीन लापता लोगों को कब तक खोज पाएगी। जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता मजदूरों तक पहुंचने के लिए 5 चेतक हेलीकॉप्टर और 1 प्राइवेट हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। यही नहीं, दिल्ली से जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मंगाया गया है, जिसकी मदद से मजदूरों की तलाश की जाएगी। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से जमीन के अंदर की चीजों का पता लगाया जाता है। इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। जमीन के नीचे दरारें या वस्तुएं या खतरों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जीपीआर की भी मदद ली जा रही है। पहले से ही जेसीबी से बर्फ को हटाया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। सीएम धामी 2 बार माणा का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 2022 में पीएम मोदी माणा गांव का दौरा करने पहुंचे थे, इसीलिए इसे लेकर प्रधानमंत्री ज्यादा चिंतित हैं। अगर मौसम सही रहता तो अब तक रेस्क्यू हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन वेदर विलन बनकर सामने खड़ा हुआ है।
बर्फीला चक्रव्यूह, मजदूरों का रेस्क्यू। बर्फीला तूफान, एयरलिफ्ट कर बचाई जान। अंदर भीड़ को आगे नहीं आना। बर्फ से घिरी ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हिंदुस्तान के पहले गांव माणा की हैं। यहां शुक्रवार को आए अवलांच ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। जिसकी चपेट में बीआरओ के मजदूर आ गए और बर्फ में दब गए। ये सभी मजदूर सेना के आवागमन के लिए रास्ते से बर्फ हटाने का काम करते थे, लेकिन एवलांच की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हादसे के वक्त सभी मजदूर कंटेनर में सो रहे थे। यही वजह थी कि सभी बर्फ में दब गए। सेना के जो 3 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें 5 चेतक हेलीकॉप्टर हैं, वो माणा पहुंच चुके हैं, जिनसे जो सैनिक माणा के अंदर उतारे गए हैं वो 8 फीट ऊंची बर्फ में, मतलब 8 फीट तक जो बर्फ वहां पर जमी हुई है, उसमें पैदल चलकर श्रमिकों को खोजने का काम कर रहे हैं। खराब मौसम, ऊंचे पहाड़, भारी बर्फबारी, ये सभी चुनौती बनकर खड़े थे, लेकिन सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही बर्फ में मजदूरों के दबे होने की खबर आई, सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सेना के जवान बर्फ में दबे मजदूरों को निकालकर बाहर ला रहे हैं। ये आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कोशिश का ही नतीजा था कि हादसे वाले दिन ही 33 मजदूरों को बर्फ से निकाल लिया गया, लेकिन खराब मौसम और रात का अंधेरा रोड़ा बन गया। लेकिन अगली सुबह 7:30 बजे फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और जैसे ही मजदूरों को बर्फ से निकाला, उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। 7:30 अराउंड से ही हेली रेस्क्यू स्टार्ट हो गया था, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की ज्वाइंट टीम्स काम कर रही हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए थे। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं, सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पुष्कर धामी किस तरह एक्शन में दिखे। 2 बार माणा दौरा किया, घटना स्थल का हवाई सर्वे किया, जितने मजदूरों को रेस्क्यू किया गया उनसे बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पुष्कर धामी अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक भी करते नजर आए और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी दी। सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। जो बर्फ के एवलांच के कारण से जो घटना घटी है, सेना के उच्च अधिकारी वहां हमारे पहुंचे हुए हैं। सभी लोग संयुक्त ज्वाइंटली इस अभियान को एक सुरक्षित कैसे निकले पहुंचे, इस पर सब जुटे और सभी वहां से रेस्क्यू कर उचित स्थान पर हेलीपैड में पहुंचाया जा रहा है। इस पर सरकार और हम सब लोग लगातार निरंतर बातचीत कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर भी अलर्ट मोड पर दिखे। कुछ एक मरीज हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल हैं, उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं। हम लोग उनकी साइट के साथ इन टच हैं और प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह से एम्स ऋषिकेश में, क्योंकि हमारा ट्रॉमा सेंटर जो है वो हेली एम्बुलेंस से मतलब लैस है और अभी हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम पेशेंट्स को वहाँ से ला सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बीते 24 घंटों से बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसमें केदारनाथ धाम, त्रियुगी नारायण, तुंगनाथ, चोपता में करीब 4 से 5 फीट तक बर्फ गिरी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन चमोली के माणा में आए एवलांच के पीछे ग्लोबल वार्मिंग बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल जब भी उत्तराखंड में बर्फबारी होती है, उसके बाद आसमान साफ होने लगता है, तेज धूप निकलती है तो ग्लेशियर की निचली परत पर काफी वजन आ जाता है। इससे ग्लेशियर में क्रैक आ जाते हैं और जब ये ग्लेशियर टूटते हैं तो इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि मौसम विभाग ग्लेशियर्स की रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, लेकिन माणा में इस तरह का हादसा हो जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था।
बर्फबारी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। शिमला से लेकर मनाली तक हर जगह बर्फ की चादर बिछी है। बर्फ से पहाड़ ही नहीं, घर और दुकान भी जम गए। कुल्लू के लिए बारिश मुसीबत बन गई है, जहां एक दिन पहले आया सैलाब अपने पीछे भारी कीचड़ छोड़ गया है। हिमाचल प्रदेश, जिसका अर्थ है बर्फीले पहाड़ का प्राण, और तस्वीरें इसी नाम का सबूत दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह, शहर शहर, हर जगह हो रही है सिर्फ बर्फबारी। जहां देखेंगे, जिधर देखेंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर से लिपटे बादल ही नजर आएंगे। आज हिमाचल प्रदेश की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से जगह जगह की स्थिति से आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लाहौल स्पीति। ये वो जगह है जो टूरिस्ट के फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन इस वक्त यहाँ के हालात बेहद मुश्किलों भरे हैं। इस तस्वीर को देखिए। कैमरे में कैद इस तस्वीर में कार बर्फ में पूरी तरह ढक गई है। आगे देखेंगे तो पहाड़ों पर हरे हरे पेड़ों पर सफेद बर्फ फल जैसे लटक रही है। सड़कों पर जो कार खड़ी हैं, उनका रंग चाहे जो हो, वो इस वक्त सफेद ही दिख रही है। मनाली में बारिश और बर्फबारी मुसीबत बन गई है। बर्फ और ऊपर से बारिश ने हालात ऐसे कर दिए हैं। जो मनाली हर वक्त पर्यटकों से भरा रहता था, वहां की मौजूदा स्थिति आपके सामने है। सड़क पर बर्फ बह रही है और बेबस लोग अपनी गाड़ियां उसी बर्फीली सड़क में निकालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। मनाली की तस्वीरें आपने देख ली, अब कुल्लू लेकर चलते हैं। कुल्लू में हालात तो हर दिन के साथ और बिगड़ रहे हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटना हो रही है। देर रात 1 बजे कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ। इसकी वजह से कुल्लू के गांधीनगर इलाके में मलबा भर गया। गनीमत रही, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई घरों और आसपास के इलाके को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हर तरफ मलबा और कीचड़ पड़ा है। हिमाचल के कुल्लू में बारिश और लैंडस्लाइड से हालात काफी खराब हैं। कुल्लू से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें पहाड़ी से पत्थर गिरा। बारिश की वजह से लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी जारी है। कुल्लू के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। कार और गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में बह गए। इससे लोगों को भारी नुकसान हुआ। चंबा से भी एक तस्वीर आई है, जहां के भरमौर के पांगी में घरों में मोटी बर्फ जम गई। इसे साफ करने में लोग जुटे हुए हैं। अपने स्वादिष्ट सेब के लिए मशहूर किन्नौर की ताजी तस्वीरें भी देख लीजिए। ये नेशनल हाईवे 5 है। ग्लेशियर टूटा, जिसके मलबे ने सड़क पर घुसपैठ कर ली। प्रशासन इसको हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसे हटाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भले ही आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक 3 मार्च से फिर से मौसम बिगड़ने का अंदेशा जता रहे हैं। दो तारीख की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और इसका इफेक्ट 3 मार्च को देखने को मिलेगा। और इसी दौरान 3 तारीख को संभावना ये भी है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, चंबा और लाहौल स्पीति, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल और बारिश भी हो सकती है। इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी है तो निचले इलाकों में बारिश सितम ढा रही है। किश्तवाड़ हाईवे बंद पड़ा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को इलाज में परेशानी आ रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या मौसम ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि महीना मार्च का है लेकिन मिजाज जनवरी वाला है।
मार्च का आगाज बर्फ के साथ। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां लगातार बर्फबारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। एक एक तस्वीर देखिए कैसे जम्मू कश्मीर में हालात हर बढ़ते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको डोडा लेकर चलते हैं, जहां बर्फबारी के साथ बारिश ने जिंदगी को और भी ज्यादा मुसीबतों से भर दिया है। डोडा के देसा इलाके में लगातार भारी बारिश की वजह से कई घर तबाह हो गए। लकड़ी से बने इन मकानों के जर्रे जर्रे बिखर गए। पूरे इलाके में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ऊपर से बारिश भी लगातार हो रही है। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर बिखरे हुए सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। इतनी ज्यादा बर्फ को हटाकर रेस्क्यू करना भी भारी चुनौती बन गया है। जो हमारी हायर रीचेस है, हर जगह स्नोफॉल हुई है और उसकी वजह से तकरीबन 1 से 2 फीट की बर्फ हर जगह पे है। हर जगह पे जो हमारी मशीनरी है डिप्लॉयड है और क्लियरेंस ऑपरेशंस हमारे सुबह के ही शुरू हो चुके हैं और मैक्सिमम जो स्नोफॉल है वो अर्ली मॉर्निंग में हुई है। अब डोडा के दूसरे इलाके में आपको लेकर चलते हैं। ये डोडा की किशवान रोड है। इस पूरी सड़क को बर्फ की मोटी चादर ने घेर लिया है। सड़क पर जेसीबी चलाकर उसको साफ किया जा रहा है। जेसीबी की कई मशीनें बर्फ साफ करने के लिए लगाई गई हैं। अब डोडा से आपको किश्तवाड़ लेकर चलते हैं, जहां के गढ़ इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है। ऊपर से लगातार बर्फ के बड़े बड़े गोले नीचे गिर रहे हैं। आने जाने में रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। किश्तवाड़ की एक और तस्वीर देखिए जो आपको भावुक कर देगी। किश्तवाड़ में हालात इतने खराब हैं कि एक ग्रामीण को इलाज के लिए 35 किलोमीटर दूर पैदल लेकर जाना पड़ा। पिछले कई घंटों से इलाका बंद है। केशवान में कोई अस्पताल न होने की वजह से लोगों को मरीज कंधे पर लेकर किश्तवाड़ तहसील तक जाना पड़ा, जिसकी दूरी 35 किलोमीटर है। बता दें कि इस गांव की कुल आबादी 3709 है, लेकिन हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। घाटी का अनंतनाग भी बर्फबारी से अछूता नहीं। लगातार हो रही बर्फबारी से हर तरफ हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर करगिल में भी लगातार बर्फबारी से मुसीबत खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम करगिल की सड़कों में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। करगिल में मार्च की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। करगिल से सोनमर्ग लेकर चलते हैं, जिसकी खूबसूरती के चर्चे देश ही नहीं विदेश में भी होते हैं। ये सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना है और इस वक्त भी बड़ी संख्या में सैलानी सोनमर्ग में मौजूद हैं और बदले हुए मौसम का फुल मजा ले रहे हैं। बहुत मजा आया यहाँ पे और देखने के लिए तो जन्नत है। जन्नत में आ गए हम और स्नोफॉल देख रहे हैं। लगातार 48 घंटे से ज्यादा समय तक हुई बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी पर फिलहाल मौसम मेहरबान है। वैसे मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हुई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सड़क संपर्क बिल्कुल टूट गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है कश्मीर घाटी में आएंगी और 3 मार्च से एक बार फिर से भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जो 12 मार्च तक जारी रहेगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। और चलिए अब बात कर लेते हैं उर्दू की पढ़ाई पर सियासी लड़ाई की, जिसमें तर्क उतर का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को जिन शब्दों में कहा उस पर हंगामा हो गया,
लेकिन उर्दू कोई यूपी तक तो सीमित नहीं है। हैदराबाद में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर सीएम योगी के खिलाफ एक तकरीर कर डाली और बहस को नेशनल बना दिया। कठपुतला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। 52 साल के योगी आदित्यनाथ और 55 साल के असदुद्दीन ओवैसी में विचारधारा के लिहाज से 36 का आंकड़ा है। एक भगवाधारी और दूसरे टोपीधारी, दोनों में वार पलटवार और जुबानी कटार की आजमाइश चलती ही रहती है। ताजा जंग की जड़ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू पर छिड़ी तकरार है, जो 18 फरवरी को शुरू हुई थी। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। योगी का ये बयान समाजवादी पार्टी पर था, लेकिन मसला क्योंकि उर्दू का था तो दूर हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी को शब्द सुनाई पड़ गए और भाईजान जमकर भड़क गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के 67वें स्थापना दिवस का जलसा था। पार्टी के सरबराह ओवैसी अपने समर्थकों से घिरे हुए थे। मजहबी नारों के शोर से ओवैसी के बोलने लायक माहौल बन रहा था। और इसके बाद ओवैसी साहब ने तकरीर शुरू की तो बहुत जल्दी पॉइंट पर यानी योगी और उर्दू पर आ गए। ये गोरखपुर से आती है और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कठमुल्ला। सीएम योगी ने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग क्यों और कब किया था, इसकी कहानी भी आपको दिखाएंगे। अभी आप योगी के कठमुल्ला वार पर ओवैसी का शायराना पलटवार सुनिए। जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए। ये बीजेपी RSS वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये राजनीति की अजीब दास्तान है। हिंदुस्तान में हिंदी हिंदू हो गई और उर्दू मुसलमान। तभी तो धर्म की राजनीति में भाषा पर अधर्म हो रहा है। उर्दू को पढ़कर ये लोग आतंकवादी बने हैं, जिहादी बने हैं। इन लोगों को ये उनका पागलपन है। अगर उनको कुछ चांद तारे देखने हैं या साइंटिस्ट के बारे में जानना है, साइंस के बारे में जानना है, तो वो यहाँ आए, उनको पता चल जाएगा। यूपी में आए और आकर के देखें। उर्दू पर योगी वर्सेस ओवैसी तो आपने देख लिया। अब आपको यूपी विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां से इस विवाद के बीच पड़े। दरअसल यूपी विधानसभा ने क्षेत्रीय बोलियों को प्रमोट करने के लिए अपने विधायकों को अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा में बोलने की सहूलियत दी है। लिस्ट में 5वीं भाषा अंग्रेजी है। उर्दू से सौतेलेपन का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया और इसे ओवैसी लपक रहे हैं। तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ लड़ावे को खूब मन कर। जब यहाँ सदन से जाई थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे।
हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोला तनी जा आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई। तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार के तलवारवा बोली तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बात हिंदी में बोली हालो, भोजपुरी में बोले के बात भोजपुरी में बोली हालो, आ नहीं खे बोले के बात चुपचाप अपन घरे जाई हालो। जय हिंद, जय भारत। पोलियो की ये खूबसूरत महफिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में सजी थी। तारीख थी 19 फरवरी, जब ये तीनों विधायक पोलियो के पैमाने पर विविधता में एकता के मंत्र को साकार कर रहे थे। ये हुआ कैसे? तो इसके लिए आपको यूपी विधानसभा की 18 फरवरी की कार्यवाही का ये छोटा सा हिस्सा देखना होगा। तो फ्लोर लैंग्वेज 0 नंबर पर होगा, 0 नंबर चैनल पर, अवधी 1 नंबर पर, भोजपुरी 2 नंबर पर, ब्रिज भाषा 3 नंबर पर, बुंदेलखंडी 4 नंबर पर और इंग्लिश 5 नंबर पर। यूपी विधानसभा में विधायकों के लिए आधिकारिक पोलियो की नई सूची जारी की गई। इसमें हिंदी के अलावा अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा और बुंदेलखंडी के साथ इंग्लिश को तो जगह मिली, लेकिन इसमें उर्दू का कहीं नाम नहीं था। बस इसी बात पर संग्राम छिड़ गया। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज करने, बहुमत है आप पास करें। तो समाजवादी पार्टी ने अंग्रेजी का विरोध और उर्दू की वकालत की, लेकिन विपक्ष की इस स्पिन बॉल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल सिक्सर जड़ दिया। कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी तिन कैसी। लेकिन जब सीएम योगी ने उर्दू की तरफदारी को कठमुल्लापन करार दे दिया तो विपक्ष बिफर गया। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसने बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आपत्ति करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेशन की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्रिकेट की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्लच की हिंदी नहीं जानते होंगे, स्टीयरिंग की हिंदी नहीं जानते होंगे, वो कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए बहस मत छेड़िए इस बात पर। कठमुल्ला पर हमला इस कदर हुआ कि इसका शोर उत्तर प्रदेश की सरहद को भी पार कर गया और बयान के विरोध में लक्ष्मण रेखा तक लांघ दी गई। अपने दायरा मत क्रॉस करो जोगी, संभाल कर बोलो, तौल कर बोलो और अनाप शनाप मत बोलो, बता दे रहे। याद रखना झारखंड में ही कांके है। जी जी बिल्कुल। ज्यादा बोलोगे, गबड़ाओगे तो कांके में हम भर देंगे। क्या बात, पागल खाना है कांके, याद रखना। उत्तर प्रदेश उठा के लाके कांके में हम भर्ती कर देंगे तुमको। उर्दू से नहीं टकराना। सीएम योगी को जिस बेहुदापन और जिस अक्खड़ भाषा में ये जवाब दिया गया है उसे ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक तो उर्दू को कठमुल्लापन से जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि कठमुल्लापन का अर्थ होता है कट्टरपंथ। साहित्य और दर्शन बताता है कि भाषा कोई भी पूरी नहीं होती, बशर्ते अच्छे भाव से बोली गई हो। हिंदी हो या उर्दू, हर भाषा के साथ उसका भाव होता है, वही भाषाओं को जोड़ता है। लेकिन अफसोस कि भाषा के नाम पर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मजहबी लकीरें खींचने की कोशिश होती रहती है। इतिहास गवाह है कि भाषा के नाम पर सीमाएं बदल चुकी हैं, देश तक बढ़ चुके हैं। भाषा कोई बुरी नहीं होती, भाव ही अच्छा या बुरा होता है। हिंदी की तरह उर्दू भी भारत में ही जन्मी है। हिंदी की खूबी है कि वो सबको अपनाती है। उर्दू से मिलकर हिंदुस्तानी बन जाती है, इंग्लिश से मिलकर हिंग्लिश बन जाती है। वैसे तो ये मंच सूफी संगीत का था, लेकिन बिना किसी उर्दू के सूफीवाद अधूरा है।
ऐसे में इस महफिल से प्रधानमंत्री मोदी की कही बातें भाषा के नाम पर फसाद करने वालों को सीधा संदेश है। उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। दिल्ली में 25वां जहान-ए-खुसरो महोत्सव शुरू हुआ तो इसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की और भारत की भाषाई विरासत और विविधता की अमीरी पर रोशनी डाली। जहान-ए-खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहाँ की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। फिर भी ना जाने क्यों इन दिनों उर्दू के नाम पर लखनऊ से हैदराबाद तक जुबानी तलवारबाजी हो रही है। ऐसे में आज आपके लिए उर्दू के इतिहास को जानना भी जरूरी है, ताकि जब कभी भाषा को धर्म से जोड़ा जाए तो आप ऐसी दलीलों को जनहित की इस रिपोर्ट से खारिज कर सकें। हम और आप उर्दू में शायरी सुनते पढ़ते हैं, नज्म सुनते पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने ये जाना कि उर्दू का जन्म कैसे हुआ और ये कहां से आई? चलिए देखिए और अपनी जानकारी में इजाफा करते हैं। उर्दू जुबान से रूह तक पहुंचने वाली भाषा है। ये एक ऐसी भाषा है जो गजलों में जिंदगी भर देती है। यही वजह है कि उर्दू में लिखे गीत, शायरी और नज्म हमारे दिलों तक पहुंचते हैं। भारत सरकार के नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के मुताबिक उर्दू का जन्म 12वीं शताब्दी के बाद मुस्लिमों के आने से हुआ। ये भाषा उत्तर पश्चिम के क्षेत्रीय अपभ्रंशों से संपर्क स्थापित करने के लिए उभर कर सामने आई। इस भाषा के पहले बड़े जन कवि महान फारसी कवि अमीर खुसरो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस भाषा में दोहे और पहेलियां कही। उस समय इस भाषा को हिंदवी कहा जाता था। मध्यकालीन युग में इस मिली जुली भाषा को कई नामों से जाना गया, जैसे हिंदवी, ज़बान हिंद, हिंदी, ज़बान दिल्ली, रेख्ता, गुजरी, दक्कनी, ज़बान उर्दू ए मुअल्ला, ज़बान उर्दू और उर्दू। इस बात के सबूत मिलते हैं कि 11वीं शताब्दी के अंत में इसका नाम हिंदुस्तानी प्रचलन में था, जो बाद में उर्दू बन गया। शब्दकोश के अनुसार उर्दू तुर्की भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ छावनी या शाही पड़ाव है। ये शब्द दिल्ली शहर के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जो सदियों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। कहा जाता है कि उर्दू और हिंदी में बंटवारे की शुरुआत उपनिवेशवाद यानी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हुई, लेकिन अफसोस है कि उस दौर में अंग्रेजों ने नफरत के जो बीज बोए वो आज वोट बैंक के सियासी युग में भी लहलहा रही हैं। लेकिन भाषाओं के बीच खाई चाहे कितनी भी गहरी हो जाए, सच ये है कि आज भी मीर तकी मीर और गालिब से लेकर प्रेमचंद और सआदत हसन मंटो की उर्दू रचनाएं पुल की तरह जोड़ने का काम करती हैं। तथ्य और सत्य ये भी है कि संविधान ने जिन 22 राष्ट्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह दी, उनमें हिंदी के साथ उर्दू भी है। और अब खास खबर दिल्ली वालों के लिए। प्रदूषण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार एक्शन में है। चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आए तो प्रदूषण मिटा देंगे और उस वादे को पूरा करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। क्या एक्शन लिए गए, ये रिपोर्ट देखिए। अगर ट्रैफिक पुलिस से छिप छिप कर खटारा कारें धका रहे हैं तो सुधर जाएं। अगर इस भ्रम में है कि इतनी बारीकी से चेकिंग कौन करता है तो रुक जाएं। क्योंकि दिल्ली में 15 साल से पुरानी कारों को 1 अप्रैल से न तो पेट्रोल मिलेगा न डीजल, कार जब्त होगी सो अलग। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने ये नई रेखा खींची है। दिल्ली की बिगड़ी हवा को साफ करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले लिए हैं। गिनते जाइए। पहला फैसला, 15 साल पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल नहीं। दिल्ली सरकार पेट्रोल पंपों पर लगा रही है मॉनिटरिंग गैजेट्स। पेट्रोल पंप पर ही पकड़ ली जाएगी एक्सपायरी डेट की कारें। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पहले से रोक है। इसके बावजूद पुरानी गाड़ियों की बड़ी संख्या है जो ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बचकर चल रही है। पेट्रोल पंप के अलावा सड़कों पर भी इनकी धरपकड़ के लिए टीम बनाई जा रही है।
15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली के नए परिवहन मंत्री ने बैठक में प्रदूषण मिटाने और हवा सुधारने पर और भी बड़े फैसले लिए हैं। हाई राइज बिल्डिंग, होटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्मोक गन लगाना जरूरी होगा। बड़े औद्योगिक संस्थानों को भी प्रदूषण घटाने के लिए नए गैजेट्स लगाने होंगे। कंस्ट्रक्शन साइट को आसपास का एरिया भी ग्रीन करने का जिम्मा लेना होगा। दिल्ली के हवाई अड्डों को भी कार्बन क्रेडिट कम करने के गैजेट्स लगाने होंगे। अगले 3 महीने भारी प्रदूषण की स्थिति में पूरी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग होगी। दिल्ली में खाली जमीनों पर लोगों की मदद से जंगल विकसित किए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। दिल्ली में अभी सरकार बदली है। चुनाव में दिल्ली का प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा था, जिस पर आम आदमी पार्टी सरकार का जवाब देना मुश्किल पड़ रहा था। अब कर दिखाने की बारी बीजेपी सरकार की है कि दिल्ली की हवा में से कितनी धूल, कितनी धुंध, कितना धुआं हटा पाती है।